हेलो फ्रेंड्स, समान विज्ञान घटना चक्र फिजिक्स का पार्ट 4 है। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी 67वीं बिहार एसएससी सचिवालय एसएससी सीजीएल अन्य किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ फटाफट रिविजन करा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन और आंसर करवाने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। आज जो चैप्टर होगा गुरुत्व के अधीन गति, इसके बारे में होगा, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया ग्रह के बारे में, ग्रहों की गति क्या होती है ना। तो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर अपनी इर्द गिर्द कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रह बोला जाता है। ठीक है, सूर्य क्या है, क्या सूर्य ग्रह है या उपग्रह है? तो सूर्य जो होता है एक प्रकार की तारा होता है, याद रखिएगा। सूर्य क्या है, एक प्रकार की तारा होती है। जो ग्रह का परिक्रमण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है उपग्रह। ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको ग्रह बोला जाता है, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह बोला जाता है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो शनि है, जो कितना है, वो 82 है। शनि का उपग्रहों की संख्या 82 है। और बृहस्पति का कितना है, तो 79 है। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, जिसका गैनामेड है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। ये ग्रहों के गति से दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ग्रहों का गति का जो नियम है कौन दिया था, तो ग्रहों का गति का नियम जो है केपलर दिए थे। और ये भी पूछा जाता है कि केपलर क्या थे और किस देश के रहने वाले थे। तो केपलर किस देश के रहने वाले थे, तो केपलर जर्मनी के रहने वाले थे, और ये खगोल शास्त्री थे। क्या थे, खगोल शास्त्री थे। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में केपलर जो है 3 नियम दिए थे। कितना नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या है उनका, तो प्रथम नियम में कहा गया था कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है। ये पहला नियम है। और सूर्य जो है उसकी सूर्य कक्षाओं की एक फोकस पर होता है। ठीक है, दूसरा नियम में कहे थे कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, सूर्य से किसी भी ग्रह को, ठीक है, वो मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। यह केपलर का दूसरा नियम था। और दूसरा नियम से क्या निष्कर्ष निकाला था, यह भी देख लीजिए। दूसरा नियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होती है, ठीक है, जब भी ग्रह सूर्य से धीरे धीरे क्या होती है, दूर होती है, तो उसकी जो चाल होती है वो कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और जो ग्रह सूर्य से निकट में होती है तो उसकी चाल क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, तीसरा नियम में केपलर बोले थे कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण जो काल होती है ना, उसका जो वर्ग और उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्षा के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर का तीसरा नियम है। तो ये याद रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, न्यूटन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण के बारे में, इसमें कहा गया था कि 2 पिंड के मध्य लगने वाले आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 2 पिंड है, मान लीजिए एक पिंड ए है और एक पिंड बी है। ठीक है, अब इसमें भी इसका अलग, इसका m1 मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान इसका m2 मान लेते हैं। ये दोनों के बीच का जो दूरी है वो r मान लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन कहे थे क्या गुरुत्वाकर्षण नियम ने, कि 2 पिंडों के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होगा, जो F होगा, वो द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 गुणे m2 के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। और ये दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी r², ये बोले थे। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है F बराबर, यहाँ पे कैपिटल G, जब ये प्रपोर्शनल टूटेगा, m1 m2 बटा r², ये इसका होता है। यहाँ पे कैपिटल G का मान क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। कैपिटल G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है।
अब एक देखिए गुरुत्व है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। क्या करता है? गुरुत्व क्या करता है? अपने केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, यानी इसको स्मॉल जी से भी व्यक्त करते हैं। स्मॉल जी का मान जो होती है गुरुत्वीय त्वरण भी बोला जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ये मान होता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो जी का मान होती है सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होती है, सबसे कम विषुवत रेखा पर होती है, और केंद्र पर जो जी का मान होता है, स्मॉल जी का बात मैं कर रहा हूँ, और केंद्र पर क्या होता है? जीरो होती है। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच संबंध पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी याद रख लीजिएगा। इसका जो संबंध होता है जी बराबर GM/r² होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जी का मान जान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं। देखिए जी जो होता है क्या होता है? जी का जो मान होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये याद रखिएगा। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों को दो वस्तु मुक्त रूप से यानी वायु की अनुपस्थिति में, ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान का मतलब अलग अलग द्रव्यमान का दो वस्तु है और वायु वहाँ पे नहीं है, तो ऊपर से गिराई जाती है, तो पूछा जाता है कि उसमें त्वरण जो होता है क्या होती है? अधिक, किस में अधिक होता है, किस में कम होता है, इस तरह से। तो याद रखिएगा जब वायु की अनुपस्थिति हो और अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु गिराया जाएगा तो उसमें जो त्वरण होगा वो समान त्वरण उत्पन्न होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। वायु अगर नहीं है और दो भी अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है M1 और M2, अगर ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई भी दो वस्तु लीजिए, ठीक है, एक भारी और एक कम है, तो भारी और कम से नहीं होता है वायु की अनुपस्थिति में। जब दोनों समान मतलब ऊंचाई से गिराया जाएगा, समान ऊंचाई से, तो दोनों एक साथ ही गिरेगा और दोनों में क्या होगा? समान त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, त्वरण यहाँ पे आ रहा है तो त्वरण बराबर फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। ए बराबर बताए थे V-CY/T। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे इसका PDF मैं दे दूंगा, और PDF अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक हम दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। ठीक है, एक होता है देखिए प्लान वेग क्या है, प्लान वेग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। प्लान वेग वैसा वेग है जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंकेंगे तो पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं आएगा, उसे क्या बोलते हैं? प्लान वेग बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो मान होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वस्तु को फेंका जाएगा तो वस्तु पृथ्वी पर नहीं आएगा, और इसको क्या बोलते हैं? प्लान वेग। चंद्रमा पर प्लान वेग जो होती है वो 2.37 होता है किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे आते हैं। बाकी आपको जो है आप टेलीग्राम में दे दूंगा, उसमें जा करके आप देख लीजिएगा PDF को, ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों करवाना है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा इसके सरल लोलक के बारे में। सरल लोलक के बारे में क्या होती है? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, इसका जो फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट, जो वर्गमूल में होता है आपको रूट में L/G होती है। क्या होती है? L/G होती है। ठीक है, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसे सेकंड लोलक कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन नंबर ए में है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी में है वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर सी में है बुधगुप्त और ऑप्शन नंबर डी में है ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रह्मगुप्त होगा। ब्रह्मगुप्त जो है न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है, सबसे पहले ये बताया था। ब्रह्मगुप्त के बारे में देख लीजिए। ब्रह्मगुप्त जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है, जो गुप्त कालीन में ये हैं, और ये क्या है? तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों हैं। ठीक है, ब्रह्मगुप्त क्या है ये भी पूछ सकता है, तो ये गणितज्ञ भी हैं और क्या है? खगोल शास्त्री हैं।
और इनकी एक रचना है जिसका नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ये बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सबसे पहले उसी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपको न्यूटन दिया था। 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम कौन दिया था? ये भी आपको वही हो जाएगा, आंसर वही है, न्यूटन ही हो जाएगा। 4 में देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है गुरुत्व नहीं होता है, बी में है वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, सी में सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, और डी में है वायुमंडलीय दबाव बहुत ही कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 में कह रहा है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है और उसके साथ में एक सेब को छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? वह पृथ्वी की ओर गिरेगा या कम गति से गतिमान होगा, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी में कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, और ऑप्शन नंबर डी में अधिक गति से गतिमान होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, तो अंतरिक्ष यान चक्कर लगाता है और उसी के साथ में एक सेब छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? सेब को छोड़ दिया जाता है। तो सेब क्या होगा? तो याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, क्योंकि वहां पे क्या होती है, गुरुत्व नहीं होता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता है। तो जितना स्पीड से अंतरिक्ष यान चलेगा, कोई भी वस्तु को सेब या किसी भी वस्तु को उसके साथ में छोड़ देगा तो उसी गति से गतिमान वो भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि पीसा के झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिर जाती? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, बी में है वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी में उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है निम्नतम स्थिति में रहता है, और डी में है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर जो लाइन है वो तल के अंदर रहती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो लाइन होती है उसके तल के क्या होती है, अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती है। 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या हो सकता है? यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया है, आर क्या हो गया है, दुगना हो गया है। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, ए बराबर क्या होता है, m1 m2 बटा आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे क्या कर दिया है, पहले के अपेक्षा दुगना कर दिया है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 का आपको हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सी, ठीक है। 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर होगा ना, देख लीजिए। इसमें कह रहा है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होगा, अपवर्तित होगा, परिवर्तनशील होगा, या सभी गलत है। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब क्वेश्चन इस तरह से है तो यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं पता है कि वायु की उपस्थिति है या वायु की अनुपस्थिति है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा जाए तो क्वेश्चन को कैसे पकड़ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन को माना जाता है वहाँ पे वायु की अनुपस्थिति, ठीक है, जब नहीं लिखा हुआ रहे तो। जब कोई भी वस्तु ऊपर से गिराई जाती है वायु की अनुपस्थिति, इसको मानना है, ठीक है, मानना ही पड़ता है। जब इस तरह से क्वेश्चन है तो उसका वही होगा, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, उसकी भार में क्या हो सकती है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है शून्य, बी में अपवर्तित, सी में परिवर्तनशील, और डी में सभी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, लकड़ी एवं मोम के समान आकार के टुकड़ों को
समान ऊंचाई से क्या करते हैं, समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराते हैं, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी पर गिरेगा? एक लकड़ी का है टुकड़ा, एक मोम लोह और मोम का टुकड़ा है, ठीक है। लकड़ी और लोह एवं मोम के समान आकार के टुकड़ा हैं, समान ऊंचाई से गिरा रहा है पृथ्वी पर, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे लकड़ी है, मोम है और लोहा है, तो आप लोग क्या मारिएगा? लोहा मारिएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इस तरह से क्वेश्चन हो, अभी जस्ट हम बताएं, जब उसमें वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति लिखा हुआ ना हो तो उसका मतलब आपको अनुपस्थिति मान लिया जाता है, और जहाँ हवा नहीं हो, जहाँ कोई भी वस्तु अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाएगा तो तीनों क्या होगा? क्या हो सकता है? तीनों एक साथ गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी साथ साथ पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, क्वेश्चन वही है ना, तो क्या हो सकता है? तो दोनों एक ही साथ गिरेगा ना पृथ्वी पर दोनों। ऑप्शन नंबर ये इसका 10 का सही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहा है हवा में बोल रहा है, यार क्वेश्चन को समझिए, हवा में बोल दिया है, ठीक है, तो हवा में तो वही गिरेगी जो क्या होगा? सबसे भारी होगा, है ना। तो लोहा लकड़ी में समान भार के गेंद है और समान ऊंचाई से गिराते हैं, तो इसमें क्या होगा कि लकड़ी का जो गेंद है बाद में गिरेगी, यानी सबसे पहले लोहा के गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको है कि दो गेंद है ए और बी, दो गेंद है ए और बी 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ये मत समझ लीजिए, कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को, दो गेंद है, एक का जो वजन है 10 kg है, एक का 1 kg है, यानी अलग अलग द्रव्यमान है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। 20 मीटर ऊंचाई से, यानी दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है, यहाँ पे हवा की बात नहीं कर रही है, तो क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग? समझ गए होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी, भूमि पर दोनों एक साथ ही पहुंचेगी, ये और भी, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। 11 का बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, क्या सही है? चंद्रमा पर जो मानव का वजन होती है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये कथन है, तो ये सही है। कारण में चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है ना। तो ये सही है या गलत है? कारण में चंद्रमा पर मानव की वजन मानव की जो वजन है ना वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण दिया है चंद्रमा पर जो पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए इसका आंसर कौन होगा? कथन ए और ए दोनों सही है क्या? कथन ये सही है, ये गलत है, ठीक है। क्या इसका आंसर हो सकता है? कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में कथन सही है परंतु कारण इसका गलत है, और डी में कथन गलत है परंतु कारण सही है। क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 है, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। 12 होगा इसका। 12 का बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में कह रहा है किसी पिंड का भार क्या हो सकता है? किसी भी पिंड का भार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है पृथ्वी तल पर सब जगह समान हो सकता है, या बी में ध्रुवों पर सर्वाधिक हो सकता है ना। सी में आपको दे दिया है, सी कहाँ पे है देख लीजिए, सी में विषुवत रेखा पर अधिक होती है, और डी में मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का भार, किसी भी पिंड का भार क्या हो सकता है, इसमें मिलान करना चाहिए। किसी भी पिंड का भार हम बताए थे ना कि पिंड का भार कहाँ ज़्यादा, यानी ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ये गलत है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ये सही है, ठीक है। 13 का बी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये गलत है, चूंकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होती है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 में है कि मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार कहाँ होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह समान होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, मैदानी भाग की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होती है।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। 14 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में किस में होता है। एक पिंड का जो है अधिकतम भार किस में होगा, ऑप्शन के अनुसार देखना है हम लोग का, ठीक है। वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 का है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार पिंड का जो अधिकतम भार होगा वहाँ किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन में होगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, 1 होती है। आवारा तत्व भी हाइड्रोजन को बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में आपको क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें सही हो सकता है, देख लीजिए विरामावस्था में, गुरुत्व के अधीन बोल रहा है, विरामावस्था में, है ना। तो विरामावस्था में t और d है, तो ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन से, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर विशेष इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेरा गुरुत्वाकर्षण जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर, बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको देख लीजिए 17 में, और 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है कि एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है और आधास्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, 1/sin थीटा √2hy/g, ठीक है। चलिए 18 में देख लीजिए। 18 में कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड के बाद, कितना सेकंड, 3 सेकंड के बाद उसका वेग में क्या हो सकता है, उसका वेग में परिवर्तन क्या हो सकता है, ये है आपका। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, दिया हुआ क्या है इसमें, जी के मान दिया हुआ है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी आपको दिया हुआ है। 3 सेकंड के बाद बोला है ना, टी कितना दे दिया आपको, टी दे दिया आपको 3 सेकेंड। अब इसमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, उसका वेग। 3 सेकंड के बाद वेग क्या होगा, एक होता है यू और एक होता है भी, है ना। तो 3 सेकंड के बाद यू प्रारंभिक वेग होता है और भी होता है अंतिम वेग, तो ठीक है। तो यानी 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग भी निकालना है, और भी बराबर क्या होता है, u+at, ये जानते हैं आप लोग, भी बराबर u+at या फिर भी u+gt भी होता है ना, at या gt, है ना। तो यहाँ पे देखिए भी बराबर, तो ए प्रारंभिक वेग इसमें क्या होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, यानी प्रारंभिक वेग आपको 0 है। ए का मान गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, 9.8 होती है, 9 पॉइंट क्या होता है 8, एक सेकंड थोड़ा सा इसको मिटा दीजिए, ठीक है। बी बराबर u+at पर लगा रहे हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे 9.8 और टी का मान कितना 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से भी बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 24 और 3 × 27 तो 29, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा 18 का, ठीक है। 18 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 क्वेश्चन नंबर में देखिए, 19 नंबर ये है आपको, इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी के द्रव्यमान क्या है वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी की तल पर जो जी का मान होगा वो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 2% बढ़ जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज पर बनाना है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है dg/g × 100, इस पर बन जाएगा आपको, ठीक है। 19 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखिए बनाया हुआ भी है। 20 में कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, गुरुत्व के कारण इसका त्वरण जो होगा, त्वरण का मान क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में 550 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा, 750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा, 950 मीटर पर स्क्वायर से ज़्यादा,
या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा, सब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप में गुरुत्व क्या होता है? गुरुत्व के कारण क्या होता है, भूकंप में जो त्वरण का मान होती है वो अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? भूकंप में त्वरण का मान अधिक हो जाता है, यानी से जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। तो क्या हो जाएगा, जब भूकंप आएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ पे देखिए 980 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9.8 हम बोल रहे हैं, दोनों सही है। यहाँ पे ये मीटर में है तो मीटर से सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो 9.8 है, तो यहाँ पे पॉइंट मीटर है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, और एक पॉइंट है तो कट जाएगा, 980 हो जाएगा, 980 सेमी पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ठीक है। 20 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में कह रहा है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और इसमें जी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना है, G/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए उसके बाद ही बनेगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, बस सिंपल सी बात है। पृथ्वी पर उसका जो द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम है, ठीक है। जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि पता चले पूरा। अब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण में जी दे दिया है स्मॉल जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान पूछ रहा है, किसका द्रव्यमान? वस्तु का। जब पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो जी से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो भी वस्तु का द्रव्यमान होगा वो भी आपको 100 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये जो दिया हुआ है मन को भटकाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। 21 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 में है। 22 में कह रहा है भारहीनता होती है, और भारहीनता किस में होती है? ऑप्शन नंबर ए में है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, बी में है जब गुरुत्वाकर्षण घट जाता है, सी में है निर्वात की स्थिति में, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता किस में होगा? ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति में भारहीनता महसूस होता है, ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए 22 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या है, निम्नलिखित में सुमेलित कौन सुमेलित है, इसको सुमेलित करना है। रेडियम का खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी किया था, तो ये इसका हो जाएगा। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। एक्सरे के कौन किया था? रोएंटगेन किया था। चेचक का एडवर्ड जेनर किया था, ठीक है। अब इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए यहाँ पे 24 नंबर में क्या है। 24 नंबर में कह रहा है पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है, क्यों इसको अनुभव नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए में इसमें दिया हुआ है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं। बी में है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, और सी में है संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, और डी में पृथ्वी का गुरुत्वीय निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो देखिए पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 44 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 44 किलोमीटर की रफ्तार से जब गति करती है तो हमें महसूस इसलिए नहीं होता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी है कि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होती है? बिल्कुल ही शून्य होती है। और जब हमारी गति शून्य होती है तो पता ही नहीं चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 25 से कह रहा है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाती है, क्या होती है? अचानक लुप्त हो जाए, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहे, तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी में है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी में है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो हम बताया ना कि अगर क्या बताए थे कि वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, मतलब भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एकदम शून्य हो जाएगा बिल्कुल, परंतु द्रव्यमान तो वही रहेगा। द्रव्यमान में चेंज होता है नहीं है,
बताया था ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण से कोई मतलब नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है भी या नहीं भी है तो द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन भार आपको भार में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर आपको 26 में इसमें कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ऑप्शन नंबर ए में उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी में उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर डी में उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसकी गति के लिए, यानी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी पर इसलिए नीचे नहीं गिरता है क्योंकि कृत्रिम उपग्रह यानी क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्या होता है, गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए वो गिर नहीं पाती है। ठीक है, 26 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको है एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर ए में उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? तो एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है, और अभिकेंद्रीय बल किससे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 28 में कह रहा है कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता के से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? ये किसके द्वारा हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में डॉपलर प्रभाव, बी में रडार, सी में सोनार और डी में पल्सर के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में आपको है 29 कहाँ है? इसमें 29 नहीं है तो आगे होगा, देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29 और 29 में आपको कह रहा है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में किस कारण से करता है? ऑप्शन नंबर ए में आप केंद्रीय बल, बी में केंद्राभिमुखी बल, सी में गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, डी में कोई अन्य बल। तो 29 का क्या हो सकता है? ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा केंद्राभिमुखी बल के कारण। 29 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 30 में है। 30 में आपको कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? अब कौन सा सही नहीं है देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, 4 में तो सबसे मजबूत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में है विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं। सी में दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिक्रियता का कारण है, और डी में है प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित रखता है। देखिए इसका सही आंसर ये होगा कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं होता, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें देखिए सबसे जो मजबूत है नाभिकीय बल होता है, सबसे मजबूत कौन होता है? नाभिकीय बल इसमें सबसे मजबूत बल होता है, और सबसे कम बल गुरुत्वीय बल होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 में करा किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ता है?
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति है तो अपना भार उसको अधिक कम मालूम पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए में जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर की ओर जा रही है, बी में जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे की ओर आ रही है, सी में समान वेग ऊपर जा रही है, समान वेग में ऊपर जा रही है, समान वेग से नीचे आ रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, त्वरित गति में ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इसीलिए उसको भार मालूम होता है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए आपको 29 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना है, 29 के बाद 30 हो गया ना, 31 के बाद देख लीजिए 32 में है। 32 में कह रहा है लोलक की कलावधि, लोलक की जो कलावधि है क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी में लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी में समय के ऊपर निर्भर करती है और डी में तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। क्या हो सकता है 32 का। तो लोलक की जो कलावधि है ऑप्शन नंबर बी होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है, समय के भी ऊपर निर्भर नहीं करती है, ताप के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। याद रखिएगा लोलक की कलावधि, टाइम पीरियड जो होता है। ठीक है, 32 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 में है, ये याद रखिएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, 33 में देख लीजिए, 33 में कह रहा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए में गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में कुंडली में घर्षण होता है, सी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और डी में लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण क्या होती है, गर्मियों में घड़ी सुस्त पड़ जाती है। 33 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में आपको कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर उसका जो दोलन काल है क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में कम हो जाएगा, बी में अधिक हो जाएगा, सी में लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डी में है अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा एक लड़की झूले पर बैठी है और वो अचानक खड़े हो जाती है तो उसका जो आवर्तकाल होती है कम जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 34 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 में, और 35 में कह रहा है आपको जब गोला क्या कर रहा है, एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, एक समान दोलक का दोलन चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण उसका शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी में हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है और सी में दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाती है और डी में समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। तो क्या हो सकता है 35 का। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में 3 और 4, सी में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी में 2 3 4। इसका आंसर क्या हो सकता है तो देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए एक समान दोलक का दोलन जो चल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाती है। ये भी सही है, ये आपका सही है। दूसरा में है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। क्या है, सही है। तो ये भी सही है कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। 3 में दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण क्या दोनों शून्य होता है। तो देखिए दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा, दोनों नहीं होता है। डी में समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। ये सही है कि समान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसका देख लीजिए, इसमें आपको ये याद कर लीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, मैं बता देता हूँ एक बार। सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो देखिए जब मध्यमान स्थिति से गुजरेगा पिंड तो क्या होगी, उस पर कोई बल बहाल नहीं कार्य करेगा। दूसरा में उसका त्वरण शून्य हो जाती है। क्या होती है, त्वरण उसका शून्य हो जाती है जब मध्यमान में रहेगा तो, और वेग अधिकतम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ये तो सही है यार, आपको इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, उस पर कोई बाहर बल नहीं करता है, ये उसका त्वरण शून्य होता है। जब बाहर बल नहीं काम करेगा तो त्वरण ऑलरेडी शून्य होगा। वेग जिस चाल से चल रहा है अधिकतम वेग इसका अधिकतम हो जाएगा और वेग अधिकतम होगा तो गति अधिकतम होगी और गति अधिकतम होगी तो स्थिति इसका शून्य हो जाएगा, स्थिति उसमें रह भी नहीं करेगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए दूसरा में है कि जब पिंड की गति अंतः बिंदुओं यानी चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। जब पिंड जब चरम पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम रहेगा, चरम स्थिति में उसका त्वरण अधिकतम हो जाएगा। दूसरा, उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा उसका शून्य हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी क्योंकि चरम स्थिति में रुकने की स्थिति में रहता है ना, और वेग उसका शून्य हो जाएगा। ये याद रखना है, इसको ऐसे याद रखिए कि अंतिम स्थिति मतलब रुकने वाले में जब रुक गई है, अंतिम में रुक गई है तो वेग उसका शून्य हो जाएगा, स्थितिज अधिकतम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगा, है ना। उस पर कार्य करने वाला बल प्रत्यानयन बल अधिकतम, प्रत्यानयन बल अधिकतम होगा, उसका त्वरण क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए ये याद रखना है आपको। 36 में कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकता है। अब तीव्र गति से ग्रीष्म ऋतु में चलता है या शीत में या बसंत में या वर्षा में? क्वेश्चन नंबर 36 है, बताइए। पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति चल सकती है। ऑप्शन नंबर 20 शीतकाल में वो तीव्र गति से चलती है, मतलब ठंडी की मौसम में। अब गर्मी के मौसम में तो सुस्त हो जाती है ना, क्योंकि और याद रखिएगा कि वो लंबाई पर निर्भर करता है ना। 36 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 में पृथ्वी का प्लान में कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 37 में देख लीजिए, 37 के बाद 38 में देख लीजिए, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। ये दोनों में ऑप्शन पकड़ा जाएगा आपको। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी से फेंकेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर ही वापस आ जाएगा ना, क्योंकि 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तब पृथ्वी से बाहर जाएगा, और ये 11 से कम है, 8 है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 38 का। 38 के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 39 नंबर है। 39 कहाँ गया, हाँ 39 ये है। इसमें कह रहा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है, बताइए। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी के निकट है इसके कारण। ऑप्शन नंबर बी में यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी में यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और डी में इस पर गैस अणुओं का प्लान वेग उनके वर्ग माद मूल वेग से कम होता है। अब बताइए क्या होगा 39 का, इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस पर गैस अणुओं का जो प्लान वेग है उनके वर्ग मादमूल वेग से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। 39 के बाद देख लीजिए, और चंद्रमा पर जो प्लान इसका जो मान होती है प्लान वेग का 2.4 होता है। ठीक है, याद रखिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बाद इसमें नहीं है, यानी अब इसका जो अगला होगा, अगला वीडियो में स्थूल पदार्थ के गुण है इसके बारे में देखेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।